हमारे राजस्थान इकाई के प्रदेशाध्यक्ष और भी संघर्षशील व्यक्ति जी, युवा इकाई के अध्यक्ष, निरंतर इस इलाके में अपनी गतिविधियों को नौजवानों के सहारे किसान कमेरे की आवाज को उठाने वाले भाई भैया जी, सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधु, हमारा परिवार सीकर का, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैरमकदम करता हूं कि आप सब लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आज यहाँ पहुँचने का काम किया, हमें कवर किया। मैंने परिवार इसलिए कहा कि सीकर से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का नाता है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, यूं तो उन्होंने सारे देश में राजनीति की, किसान कमेरे की आवाज बने, जननायक की उपाधि उन्हें मिली, ताऊ की उपाधि उन्हें मिली, मगर उनकी राजनीतिक उड़ान का सबसे बड़ा सफर जो तय हुआ वो सीकर के लोगों की बदौलत। सीकर के लोग, राजस्थान के लोग उनकी असली ताकत बने। देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश के सबसे बड़े राजनीतिक मंदिर का सबसे बड़ा पद अगर उनको सुशोभित हुआ तो वो सीकर के लोगों की बदौलत हुआ। मेरे दादा का भी यहाँ से बहुत लंबा रिश्ता है। मेरे पिताजी स्वयं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की राजनीतिक जीवन की जो पहली सीढ़ी है वो दाता रामगढ़ से विधायक बनकर के रही है, और मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए परम सौभाग्य, मेरे लिए तो सौभाग्य है कि मुझे आज आप लोगों से रूबरू होने का इस बहाने अवसर मिल रहा है। मैं प्रतीक जी का धन्यवाद करूंगा जिनको नई जो जिम्मेवारी मिली, और उस जिम्मेवारी पर आज जो पहला ही कार्यक्रम था, इतना जोश, इतना उत्साह, ये जग जाहिर कर देता है कि भविष्य में जननायक जनता पार्टी वैकल्पिक तौर पर ही नहीं बल्कि एक मजबूत ताकत के तौर पर इस इलाके में और प्रदेश में उभरने जा रही है। पृथ्वी मेल जी के नेतृत्व में एक बड़ी फोर्स बनने, राजनीतिक ताकत बनने जा रही है। व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में आज की जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं लोग दुखी हैं। किसान हो, कमेरा वर्ग हो, वो वर्ग जो सुबह कमाता है और शाम को अपने परिवार का, अपने पेट का गुजारा करता है, कहीं ना कहीं वो इस व्यवस्था से दुखी है और इस व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहता है। ऐसे में जब विकल्प की तलाश करता है तो दुष्यंत चौटाला जैसा नेतृत्व राजस्थान के अंदर देखना चाहता है, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करे, डेवलपमेंट की बात करे, काम की बात करे, इनोवेटिव तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उभारने की बात करें। आप सब वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दुष्यंत जी की सोच ही है कि ग्रामीण क्षेत्र तक वाईफाई कनेक्टिविटी हो। दुष्यंत जी की सोच है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का असली स्वप्न साकार हो, जहां देवालय हो वहां पुस्तकालय हो। आपको हैरानी होगी कि दुष्यंत जी ने अपने इस मिशन को न केवल हरियाणा तक सीमित रखा, बल्कि राजस्थान के अंदर भी पिछले एक वर्ष में कोरोना काल के पश्चात दुष्यंत जी ने लगभग 2 दर्जन ई लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लाइब्रेरीज सुचारू रूप से शुरू करवाने का काम राजस्थान की भूमि पर भी किया है, वीरों की भूमि पर किया है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि यहाँ के युवा बड़ी उम्मीद से जननायक जनता पार्टी की तरफ और उस लीडरशिप की तरफ देखते हैं। और मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे लोग आज हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं। पीपल्स पार्टी को, इस सोच को, इस विचार को, चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। इसके अन्यथा आपका कोई प्रश्न है तो उसका जरूर जवाब देंगे, मगर
सबसे पहले फिर से आपका धन्यवाद, आपका आभार और यहाँ पहुँचने पर स्वागत। भाई साहब, जेजेपी स्वयं अकेले राजस्थान में विधानसभा सीटों में लड़ेगी या किसी अन्य पार्टी के साथ संग मतलब गठबंधन करेंगे? मैं एक बात में विश्वास रखता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो उसको सभी क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में अपने दम पर, अपने कार्यकर्ता की मजबूती पर खड़ा होना जरूरी है। किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम अपने दम पर अगर मजबूत हों तो वैचारिक तौर पर समान विचारधारा के लोगों से गठजोड़ संभव है, मगर ये भविष्य के गर्भ में है। मैं उस पर आज चर्चा नहीं कर सकता और ना ही मैं कमेंट कर सकता, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आज ये कह पाऊं कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। मगर हम अपने दम पर राजस्थान के अंदर जननायक जनता पार्टी को एक मजबूत फोर्स बनाएंगे। लोगों का विश्वास हमारे से हासिल होगा तो जरूर आने वाले समय में इस पर भी विचार। आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने का मतलब इरादा है? पीछे भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का राजस्थान दौरा था, कई जिलों का दौरा किया और उन्होंने इस बात को खुले तौर पे कहा कि हमने 30 से 35 सीटें चिन्हित करी हैं जिन पर हम आगामी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी। जी, इन 35 सीटों पर मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा बीजेपी का एक मानना है कि राजस्थान में किसी जमाने में रजवाड़ों के राज रहे, डेमोक्रेसी आई, मगर डेमोक्रेसी जो है वो किसान कमेरे की कभी ताकत नहीं बन पाई। हम जननायक जनता पार्टी के माध्यम से ये चाबी किसान और कमेरे के हाथ में देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम पहले दौर में ही सरकार अपने दम पर बनाकर सरकार बना लेंगे, हासिल कर लेंगे, मगर मैं ये विश्वास जरूर दिलाता हूं कि हालात परिस्थितियां ऐसी बनाने में हम कामयाब जरूर होंगे कि चाबी के सहारे एक किसान को, एक कमेरे वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री हमारा देखने का जो सपना है उसको पूरा करें। सर, राजस्थान में करीब 30+ सीटें ऐसी है जहां भाजपा कभी खाता नहीं खोल पाई या 1 या 2 बार जीती है, तो ये क्या 35 सीटें वो हो सकती है या? भारतीय जनता पार्टी के साथ समानांतर हम आपके निकटतम प्रदेश में बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं और ऐसे मुद्दे अगर मैं आपको बताऊं, लोकल नौजवान के लिए अपने क्षेत्र में उसका हिस्सा आरक्षित करना एक क्रांतिकारी कदम जो दुष्यंत जी ने अपनाया और आपको हैरानी होगी 50% रिजर्वेशन पंचायतों में महिला को पहली बार हिंदुस्तान की किसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने दिया। 50% हिस्सा। हम एक दौर से गुजर रहे थे जब हम देखते थे कि पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन 30% रिजर्वेशन की लड़ाई कितने लंबे समय से चल रही थी। वहीं दुष्यंत जी ने 50% देकर के महिलाओं के लिए एक नई लॉ जलाने का काम किया है। वहां पर जो फूड एंड सप्लाईज के डिपो हैं उसमें 33% महिला के लिए आरक्षित किया। बैकवर्ड समाज को पंचायतों के अंदर 8% हिस्सा पहली बार किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया। ऐसे ही जैसा मैंने ई लाइब्रेरीज का जिक्र किया, किसानों के लिए, क्योंकि हरियाणा में आपको पता है मंडी सिस्टम है, आपके यहाँ उतना इफेक्टिव नहीं है। आपको हैरानी होगी कि बिचौलिया सिस्टम खत्म किया। पहले आड़ती के किसान को जाना पड़ता था आड़ती के यहाँ, क्योंकि उसका भुगतान आड़ती के माध्यम से होता था। दुष्यंत जी ने उसको खत्म कर करके किसान का पैसा 72 घंटे में उसका भुगतान उसके खाते में सीधा करने का फैसला लिया। ऐसे बहुत ही क्रांतिकारी कदम हमने बीजेपी के साथ मिलकर के हरियाणा में उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो आने वाले समय में हम मिलकर काम करेंगे। किसान कमेरों की बात आपकी पार्टी कर रही है, क्या राजस्थान में, हालांकि हरियाणा में तो नहीं हो पाया, क्या राजस्थान में किसानों को उनकी उपज के मूल्य निर्धारण का हक मिल पाएगा? आपको हैरानी होगी कि हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जब पीछे किसान आंदोलन चला तो गर्म हवा के थपेड़े सबसे ज्यादा हमें लगा करते थे। लोग ये कहते थे कि बीजेपी के साथ आप खड़े हैं। दुष्यंत जी ने एक बात कही थी कि
चौधरी देवीलाल का खून जब तक मेरी रगों में है और गर्म होकर के दौड़ेगा, मैं एमएसपी को और मंडी को खत्म नहीं होने दूंगा। आज हमें खुशी होती है कि हरियाणा में 17 फसलों पर एमएसपी मिल रहा है। राजस्थान के लोग भी हरियाणा में आकर अपनी फसलें एमएसपी पर बेच रहे हैं, जो महकमा दुष्यंत जी के अधीन आता है। आपने जो प्रश्न उठाया, हम इस बात के पक्षधर हैं कि यहाँ के किसानों को भी उनका उपज पर पूरा भुगतान या डेढ़ा भुगतान मिले, जिसके लिए लंबे समय से किसान आंदोलित हैं। सिफारिशें जो लागू नहीं हो पाई, उनको राजस्थान में भी हम पूरी तरह लागू करें, ये हमारा मुद्दा रहेगा, ये हमारे मैनिफेस्टो।